मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं अपने जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डीआरटी यानी कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे जेआईबी के एलआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम लोग सभी के सभी डिस्कस करेंगे। आप अपनी यदि मैक्मिलन बुक को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका यूनिट नंबर 23 से लेकर यूनिट नंबर 33 तक पूरा डीआरटी को ही कवर करता है। तो दोस्तों, हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो यूनिट 29 से यूनिट 33 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सभी के सभी छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो वी विल ट्राई टू कवर ऑल दिस टॉपिक इन वन वीडियो। सो हम लोग एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो कि आपके बुक से लिया गया है और उसके बेस्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसे देखते हैं, और इस तरह से हम लोग रिविजन भी करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करते भी चलेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट। इसे 1993 का एक्ट है जिसे डीआरटी एक्ट कहते हैं। तो जरा टॉपिक देख लेते क्या क्या पढ़ना है। पहले हमें ये समझना है कि ये जो एक्ट है 1993 का, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, आखिर ये क्यों लाया गया। उसके बाद दोस्तों हमें ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होगा कि जो ट्रिब्यूनल है, जो डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन कौन इस पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद क्या प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाता है, क्या तरीका फॉलो किया जाता है ये करने के लिए। और लास्ट है दोस्तों इन्फोर्समेंट प्रोसेस। तो ये चार टॉपिक को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, 1991 में ये जो रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट था, जैसे जो कि 1993 का एक्ट है, ठीक है, ये पास किया गया। कब पास किया गया? 1998 में पास किया गया। और ऑपरेशन में कब से आया? 24 जून 1993 से। ध्यान दीजिएगा, 1991 में ये एक्ट पास हुआ, ठीक है, और जिसे हम लोग शॉर्ट में डीआरटी एक्ट कहते हैं। और ये इफेक्ट में कब से आया? ये ऑपरेशन में आया 24 जून 1993 से। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है ताकि जो है स्पीडी रिकवरी मिले। देखिए, मेन फंक्शन यही है इसका कि जो भी रिकवरी प्रोसेस है, लोन रिकवरी प्रोसेस है, वो उसमें गति हो, वो स्पीडी हो। दैट्स वाई दिस ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। आपके सामने क्वेश्चन है आरडीडीबी एक्ट। देखिए, शॉर्ट में से हम लोग आरडीडीबी एक्ट कहते हैं, रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एक्ट, आरडीडीबी एक्ट, ठीक है। तो आरडीडीबी एक्ट 1993 केम इनटू ऑपरेशन विद इफेक्ट फ्रॉम एंड इट्स एप्लीकेबल। तो दोस्तों, कब ये इफेक्ट में आया था? तो 24 जून 1993 में आया था। और ये इफेक्ट, अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या ये जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो एक्ट है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, यानी पूरे भारत में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि किस एक्ट की कहाँ लिमिटेशन है। इससे पहले हम लोगों ने सारफेसी एक्ट देखा था, उसका भी मैंने समझाया था कि वो कहाँ पे वो लिमिटेशन है या नहीं। तो उस चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए दोस्तों। तो याद रखिएगा, आरडीडीबी एक्ट डज नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। चलिए, अब जरा हम लोग इस एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देखते हैं, आखिर ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड कब है। तो देखिए दोस्तों, इस एक क्वेश्चन पूछा गया कि इस एक्ट का कब एप्लीकेबल है। ये इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया, ठीक है। अब क्या ये कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया। तो फाइनली ये डिसीजन ये लिया गया कि डीआरटी मैकेनिज्म जो है वो कोऑपरेटिव बैंक के ड्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोऑपरेटिव बैंक के ड्यूज के लिए डीआरटी मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनमें जो रिकवरी मैकेनिज्म होता है वो सेपरेट होता है, वो अलग होता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आरडीडीबी एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि आरडीडीबी एक्ट जो है हमारा कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी लागू नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आरडीडीबी एक्ट जिसे हम लोग डीआरटी एक्ट भी कहते हैं, ये कब पास हुआ था? तो 1993 में पास हुआ था। इज नॉट एप्लीकेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है? ऑप्शन ए कर रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आरआरबीज। आरआरबीज आप लोग जानते होंगे रीजनल रूरल बैंक को कहते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक। ऑप्शन सी कर रहा है कोऑपरेटिव बैंक। ऑप्शन डी कर रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंसोर्टियम ऑफ बैंक। अब बताइए, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि ये जो हमारा डीआरटी एक्ट है वो कहाँ नहीं एप्लीकेबल है दोस्तों? तो वो कोऑपरेटिव बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लोन रिकवर्ड अंडर आरडीडीबी एक्ट शुड हैव मिनिमम रिकवरेबल अमाउंट ऑफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हमारा डीआरटी एक्ट है उसमें लोन, तो दोस्तों ये 10 लाख है। यदि इसमें कुछ चेंजेस लाए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उसे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि टाइम टू टाइम इसमें कुछ अमेंडमेंट लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि कोई इसमें चेंज लाया गया हो कि डीआरटी एक्ट में कितना मिनिमम अमाउंट जा सकता है, तो उसे एक बार आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा या डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैं उसे वहाँ पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड डेप्ट रिकवरी एपेलेट
ट्रिब्यूनल आर हेडेड बाय। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारे डीआरटी होते हैं और जो हमारे डीआरएटी होते हैं, डीआरएटी और डीआरटी अंतर बस एफिलेट वर्ड का है। तो इसके हेड कौन होते हैं? पहला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरा है चेयरपर्सन, तीसरा है डीआरटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा और डीआरएटी चेयरपर्सन के द्वारा, और डी का है कि डीआरटी चेयरपर्सन के द्वारा और डीआरएटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा डीआरटी और डीआरएटी है, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो डीआरटी है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा चेयर होती है और डीआरएटी के लिए चेयरमैन होते हैं हमारे चेयरपर्सन। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों, एक एक्ट है, एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस डीआरटी का एक सुप्रीम एक्ट है, जिसमें ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बैंक हैज एलेज्ड इन द सूट दैट द अमाउंट वेयर ड्यू to it from the respondent as the liability of the respondent has arisen due to the course of their business activity and the same was still subsisting, it is sufficient to bring such amount within the scope of definition of debt। यदि मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसने फ्रॉड कमिट किया या मनी का मिस एप्रोप्रिएशन किया, तो जो अमाउंट रिकवरेबल होगा उससे वो डेप्ट नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ डीआरटी एक्ट। ठीक है, तो इसे हम लोग डीआरटी एक्ट के अंदर डेप्ट के रूप में कवर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस विजय रामनिकाल, ये केस था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय द टर्म डेबिट अंडर आरडीडीबी एक्ट। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्म डेबिट को हम लोग आरडीडीबी एक्ट के अंदर शामिल करते हैं। पहला है मनी ओवरड्रॉन बाय द कस्टमर विदाउट एनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मान लीजिए किसी कस्टमर के पास कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मनी जरूरत से ज़्यादा, जितने अकाउंट में है नहीं उससे ज़्यादा निकाल रहा है। दूसरा, पेमेंट मेड बाय द बैंक बाय मिस्टेक, यदि बैंक ने मिस्टेक से पेमेंट कर दिया। तीसरा, एनी लायबिलिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कोई भी लायबिलिटी हो इंटरेस्ट के सहित। और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, टर्म डेबिट जहाँ तक बात है उसका वाइडर मीनिंग है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो मनी ओवरड्रॉन है कस्टमर के द्वारा ये भी आता है, या पेमेंट मेड बाय द मिस्टेक ये भी आता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो पेमेंट मेड बाय मिस्टेक है ये कोर्ट का जजमेंट आया, कब का जजमेंट है, तो मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अमाउंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द डेप्ट अंडर आरडीडीबी एक्ट 1993। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके सामने कुछ अमाउंट दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा अमाउंट जो है हमारा आरडीडीबी एक्ट के अंतर्गत टर्म डेप्ट के अंदर नहीं आता है। पहला है फ्रॉड कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय। तो देखिए दोस्तों, फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉय, उसके बाद एनी लायबिलिटी पेबल अंडर है मॉर्गेज और मनी पेबल अंडर है डेक्री और सिविल कोर्ट। तीसरा कह रहा है एनी लायबिलिटी फॉर विच देयर इज नो सिक्योरिटी, और डी कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो ध्यान दीजिएगा, जो फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉय है, ठीक है, वो हमारा डेप्ट नहीं होता। ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि कोई भी एम्प्लॉय यदि फ्रॉड कमिट करता है या मनी का मिस एप्रोप्रिएशन होता है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया इसमें ये कहा गया कि ये सभी के सभी हमारे टर्म डेबिट के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिशमेंट डीआरटी और डीआरटी लाइज विथ। अब बताइए कि ये जो डीआरटी और डीआरटी को जो एस्टैब्लिश करेगा, इसका अथॉरिटी किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या हर एक स्टेट के जो हाई कोर्ट है उनके पास है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि डीआरटी और डीआरटी का सेटअप सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और ये किस प्रोविजन के अंतर्गत है? आरडीडीबी एक्ट 1993 के अंतर्गत है। तो कौन इसका सेटअप करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इसका सेटअप करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल एंड एपलेट ट्रिब्यूनल। आखिर जो डीआरटी जो ट्रिब्यूनल है वो कैसे एस्टैब्लिश होगा, और जो डीआरटी हमारा एपलेट ट्रिब्यूनल है वो कैसे एस्टैब्लिश होता है, आइए ज़रा देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो एम्पावर होते हैं कि वो एक या एक से ज़्यादा ट्रिब्यूनल को एस्टैब्लिश करेंगे, जिसे हम लोग डीआरटी कहते हैं, ताकि वहाँ पे क्या होगा, जुरिडिक्शन होगा, पावर होगा, अथॉरिटी होगा। ठीक है, और दोस्तों ये जो सेक्शन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी पावर देता है कि वो डिसाइड करेगी या एरिया को स्पेसिफाई करेगी विद इन विच द ट्रिब्यूनल मेक्स। देखिए हर एक ट्रिब्यूनल का अपना एक जुरिडिक्शन एरिया होगा, तो ये एरिया कौन डिसाइड करेगा? तो ये एरिया डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं, द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिशमेंट डीआरटी और डीआरटी लाइज भी। तो दोस्तों साफ साफ क्लियर है, ये जो डीआरटी और डीआरटी का एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, और ये किस प्रोविजन के अंतर्गत है? तो आरडीडीबी एक्ट यानी डीआरटी एक्ट 1993 के प्रोविजन के अंतर्गत है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं? तो इसके अंदर एक पर्सन होता है जिसे हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है नोटिफिकेशन को इशू करके। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिब्यूनल किससे बना होता है? एक आदमी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं।
ठीक है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। कैसे अपॉइंट करती है? तो एक नोटिफिकेशन को इशू करके अपॉइंट करती है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ये भी है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ऑथराइज करे, ठीक है, कि वो जो है दूसरे ट्रिब्यूनल के भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप में काम कर सकता है। तो ये किसके अंदर अथॉरिटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मान लीजिए कि कोई पार्टिकुलर जुरिडिक्शन का जो हमारा ट्रिब्यूनल है वो किसी छुट्टी पे है, तो दूसरे जुरिडिक्शन का ट्रिब्यूनल वहाँ पे जाके उसकी जगह पे काम कर सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है। देखिए, अब जरा क्वालिफिकेशन देखते हैं कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ठीक है, तो यदि वो डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं तभी वो क्वालिफाइड होते हैं कि वो ट्रिब्यूनल के जो भी हमारे डीआरटी के हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे। दूसरा बात क्या है, उसका टर्म होता है 5 साल का। किसका टर्म? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का टर्म होता है 5 साल का। कब से? तो डेट उस दिन से जिस दिन से उसने कार्यभार संभाला, ठीक है, कार्यभार संभाला उस दिन से, ठीक है। और ये एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, या तो 5 साल है यानी तो 62 साल है। मान लीजिए किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने 58 साल में अपना कार्यभार संभाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, अब बताइए वो कब रिटायर होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, यदि हम 5 साल जोड़ दें 58 में तो वो 63 पहुंच जाएगा। लेकिन 63 तो अलाउ नहीं करती है दोस्तों, 62 तक ही अलाउ होती है। इसीलिए जब भी उसका 62 साल पूरेगा वो उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसे रिजाइन देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? या तो 5 ईयर हो या तो 62 ईयर्स हो, जो भी पहले हो जाए उस हिसाब से उसका टर्म होता है। तो 2 चीज़ें हम लोगों ने देखी। पहला चीज़, प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट जज होगा, वो डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जरूर काम किया होगा। दूसरा चीज़, या तो वो 5 ईयर, उसका टर्म 5 ईयर का होता है या 62 ईयर्स का होता है उसका एज। ओके, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डीआरटी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डीआरटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज, ये सही है। ही इज अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर, ये गलत है। ही कैन होल्ड ऑफिस अंडर रिटेन, ये भी सही है। और नन ऑफ द, तो दोस्तों ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस पार्टिकुलर पीडीएफ में जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं साथ ही साथ उस पर क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन ऑफ द एपीलेट ट्रिब्यूनल एंड टर्म ऑफ ऑफिस। अभी तक देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डीआरटी का बात किया है, यानी डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का बात किया है। अब दोस्तों, यदि हम बात करें एपीलेट ट्रिब्यूनल के यानी डीआरटी की, ठीक है, तो जरा देखते हैं कि जो डीआरटी अपॉइंट होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, और यदि वो अपॉइंट होते हैं तो उनका टर्म क्या है, यानी वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा कि वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात किया था, याद कीजिए, डीआरटी में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ जब डीआरटी की बात आती है तो वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। आपको पता होगा हर एक स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है, तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, वो जो है इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर होना चाहिए, और वो ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस में पोस्ट होना चाहिए कम से कम 3 साल के लिए। देखिए, एक एडिशनल क्राइटेरिया भी लाया गया कि जो हमारे इंडियन लीगल सर्विस हैं उनमें जो ग्रेड 1 ऑफिसर हैं उनमें वो पहले होने चाहिए, एटलीस्ट 3 साल तक वो उस पोस्ट पे हों। और दोस्तों, उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस हेल्ड होना चाहिए एटलीस्ट 3 ईयर तक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 साल है, लेकिन उस केस में 5 ईयर था, तो ये अंतर है। इस तरह डिफरेंस को क्रिएट करते चलिए। तो डीआरटी के बारे में मैंने क्या पॉइंट बताया? पहला पॉइंट मैंने बताया कि वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जो हमारी इंडियन लीगल सर्विस है उसमें जो ग्रेड 1 ऑफिसर हैं उसमें वो 3 साल तक कम से कम काम करना चाहिए उन्हें। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पद 3 साल तक के लिए होल्ड करेंगे। चलिए, हाँ, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का भी पोस्ट उनको 3 साल तक होल्ड होना चाहिए। चलिए, ये क्लियर है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है कि डीआरटी के चेयरपर्सन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। पहला, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जज, ये तो बिल्कुल सही है। ही शुड बी अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर, ये बिल्कुल देखिए 5 साल के लिए है, ये भी सही है। और दोस्तों, ही कैन होल्ड ऑफिस अंडर रिटेन, ऐसा कुछ नहीं है, 62 ईयर वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? तो यहाँ पे क्राइटेरिया है दोस्तों 65 ईयर्स का। तो देखिए, डीआरटी वाले केस में 62 ईयर है और डीआरटी वाले केस में हमारा 65 ईयर्स है। तो समझ में आ गया अंतर क्या गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया कि 5 साल तक का उनका सर्विस पीरियड होगा, ठीक है, और 65 साल तक वो, जब तक वो 65 साल नहीं अटेंड कर ले तब तक वो कार्यभार को संभाल सकते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे या जो डीआरटी, या जो देखिए 2 चीज़ें, डीआरटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, डीआरटी के चेयरपर्सन, ठीक है,
अब उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। कैन रिजाइन बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस, यानी कि वो रिजाइन यदि देंगे तो उन्हें 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है दे कैन बी रिमूव बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद वो रिमूव किए जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि दे कैन बी रिमूव ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर इंक्वायरी, और डी करा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे डीआरटी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं और जो डीआरटी के चेयरपर्सन होते हैं वो रिज़ाइन दे सकते हैं 3 मंथ नोटिस के बाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काम की बात यह है कि 1 मंथ का नोटिस नहीं चलेगा, उन्हें एटलीस्ट 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट चूंकि इनकी अपॉइंटमेंट करती है तो इनका जो रिमूवल होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जुरिस्डिक्शन, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रिब्यूनल। अब जरा हम लोग देखते हैं कि जो ट्रिब्यूनल है उसकी क्या पावर है, उसकी क्या जुरिस्डिक्शन है और क्या क्या अथॉरिटी है इसकी। देखिए दोस्तों, इस पे काम की बात ये हमें समझनी है कि जब भी ट्रिब्यूनल या एपीलेट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जाएगा उसके अपॉइंटमेंट डे से, ठीक है, तो दोस्तों वो अपना जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी, पावर को एक्सरसाइज करेगी और अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, अब देखिए एक हमारा केस है बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस हर्षद भाई ओधावी मोदी। तो इसमें बॉम्बे कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री ऑफ फॉरेन कोर्ट कैन बी रिटन बाय, हाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी फॉरेन कोर्ट का डिक्री है उसका एग्जीक्यूशन भी डीआरटी कर सकती है, ये ध्यान दीजिएगा, ये काम की बात है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट कैन बी कंटेन्ड बाय इंटरटेन्ड बाय डीआरटी, यानी कि इनमें से किस कोर्ट का डिक्री जो कि पास किया गया है वो डीआरटी इंटरटेन कर सकती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है डीआरटी, दूसरा ऑप्शन है सिविल कोर्ट, तीसरा ऑप्शन है फॉरेन कोर्ट और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि जो हमारे फॉरेन कोर्ट का डिक्री है वो जो है डीआरटी इंटरटेन कर सकती है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों जरा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। तो अब जो बार ऑफ जुरिस्डिक्शन है उसका रिलेवेंट डेट है इज़ नॉट द डेट विच इज एक्ट केम इनटू एप्लीकेशन। तो देखिए दोस्तों एक और केस है हमारे पास, भानु कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस आंध्रा बैंक। इस पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि वेदर द ऑर्डर पास बाय ए सिविल कोर्ट आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द डीआरटी एक्ट बट बिफोर द एस्टैब्लिशिंग द ट्रिब्यूनल इज वैलिड ऑन जुरिस्डिक्शन पॉइंट और नॉट। ध्यान दीजिएगा, एक सिविल कोर्ट है, उसने एक ऑर्डर पास किया, ठीक है, डीआरटी एक्ट के अंतर्गत आने के बाद, तो लेकिन ट्रिब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट से पहले क्या वो जो डिसीजन है, वो ऑर्डर है, वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एज द ऑर्डर वाज पास्ड बाय द सिविल कोर्ट आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ आरडीवी एक्ट बट बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी हैविंग जुरिस्डिक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले आरडीवी एक्ट तो 1993 में पास हो गया, लेकिन ट्रिब्यूनल अभी तक बना नहीं है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट ने एक ऑर्डर को पास कर दिया। अब उस ऑर्डर का क्या होगा, यही क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है और इसी से रिलेटेड 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है वो इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है वो डीआरटी के जुरिस्डिक्शन में था। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है वो इसके जुरिस्डिक्शन में था और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर पास किया जाता है सिविल कोर्ट का, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया वो समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो उसके जुरिस्डिक्शन में होगा, ठीक है, ऑर्डर पास बाय सिविल कोर्ट वाज इज इन जुरिस्डिक्शन। चलिए, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग का, वो है प्रोसीड्यूर ऑफ ट्रिब्यूनल। अब देखते हैं कि ट्रिब्यूनल में क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है। तो देखिए, एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, तो द पर्पस फॉर फिलिंग एप्लीकेशन इज फॉर रिकवरी ऑफ द डेब्ट ड्यू टू देम। अब देखिए क्या क्या प्रोसीड्यूर है। जब भी कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको कोई डेब्ट रिकवर करना होता है किसी पर्सन से या किसी एंटिटी से, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन डालती है, ठीक है। और दोस्तों ऑब्वियसली बात है, जिस बैंक का अपना एक लिमिट होता है, अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है, तो जो उस एरिया के सिविल कोर्ट है वहीं पे जाके वो वहाँ के जो ट्रिब्यूनल है वहीं पे जाके वो अपना एप्लीकेशन दायर करेगी। अब जो डिफेंडेंट है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर लोन रिसाइड और कैरी ऑन द बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर द गेन any of the defendant where there can be more than one defendant, the cause of action wholly or part arises। अब मान लीजिए एक बैंक है, ये है, वो क्या करना चाह रही है, वो डीआरटी में एक फाइल को सूट करना चाह रही है। अब वो क्वेश्चन आपके सामने है, द सूट कैन बी फाइल्ड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डीआरटी। अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भी फाइल को सूट करना है वो सूट किस डीआरटी में किस डीआरटी के लोकल लिमिट में फाइल कर सकता है। वो ऑप्शन ए कर रहा है वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड और कैरीज ऑन द बिजनेस, जहाँ पे डिफेंडेंट रिसाइड करते हैं या बिजनेस कैरी ऑन करते हैं। दूसरा कर रहा है वेयर एनी ऑफ द डिफेंडेंट रिसाइड और कैरी बिजनेस, यहाँ पे कोई भी डिफेंडेंट रिसाइड कर रहे हैं या बिजनेस को कैरी आउट कर रहे हैं। तीसरा कर रहा है कि जब एक्शन के काउज को राइज हुआ है
और जहाँ पे एक्शन का काउ देराइज हुआ है, और चौथा कह रहा है कि ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो दोस्तों ए बी सी बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी आप कर सकते हैं, लेकिन बैंक के डिसीजन पे नहीं है। बैंक ये डिसाइड नहीं कर सकती कि मुझे किस डीआरटी में जाके इस फाइल को शूट करना है, ठीक है। वो जो भी उसका एरिया है उसके उस डिसीजन में ही उसे फाइल शूट करना होगा। अब देखिए, जब भी बैंक एप्लीकेशन को फाइल करेगी, और किस सेक्शन के अंदर करेगी, सेक्शन 19(1) ऑफ द DRDV एक्ट। ये कहाँ फाइल करेगी, तो ट्रिब्यूनल में फाइल करेगी। किस लिए फाइल करेगी, तो रिकवरी के लिए फाइल करेगी, ठीक है। हाँ, एंड फ्रॉम द सेम पर्सन अदर बैंक। अब मान लीजिए कि एक पर्सन के अगेंस्ट उसने सूट को फाइल को सूट किया। अब मान लीजिए सेम पर्सन के अगेंस्ट दूसरे बैंक को भी उसे डेप्ट रिकवरी के लिए फाइल सूट करना है, तो जो लैटर बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा मे जॉइन द एप्लीकेंट बैंक। अब समझिए, दो बैंक है, बैंक ए और बैंक बी, समझ रहे हैं। अब बैंक ए ने मान लीजिए एक पर्सन है पी, ठीक है, पर्सन पी के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में फाइल सूट किया, और बैंक बी ने भी पर्सन पी के अगेंस्ट ट्रिब्यूनल में फाइल सूट किया। तो क्या नियम कहता है कि जो दूसरा लेटर बैंक है, यानी पीछे वाली बैंक है, यानी बैंक बी जो है जिसने लेट से ट्रिब्यूनल में फाइल सूट किया है, वो पहली बैंक के साथ जुड़ सकती है, ठीक है। तो और प्रोसीडिंग उसका साथ साथ चल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, बैंक ए हैज फाइल एंड सूट इन DRT ऑन XYZ, बैंक बी आल्सो हैज टू फाइल द सूट। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए। तो दोस्तों ये सेक्शन 19 में कहा गया है कि इफ ए हैज फाइल्ड अ सूट इन DRT एंड अदर बैंक आल्सो हैज टू फाइल द सूट, द अदर बैंक कैन ज्वाइन द अर्लियर बैंक एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज में वो ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। बिफोर, हाँ ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान में रखना है कि जब तक फाइनल ऑर्डर पास नहीं किया गया उससे पहले तक किसी भी स्टेज में बैंक भी जो है वो इस DRT में फाइल शूट कर सकती है। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दोस्तों जब भी एप्लीकेशन रिसीप्ट होगा, अभी तक बैंक ने क्या किया है, अभी तक बैंक ने केवल एप्लीकेशन ही तो दिया है। अब समझिए, अब एप्लीकेशन रिसीव हो गया और ये सेक्शन 1 और 2 के अंतर्गत रिसीव हुआ। अब ट्रिब्यूनल को क्या करना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल को समन देना पड़ेगा। किसे समन देना पड़ेगा, डिफेंडेंट को समन देना पड़ेगा। दोस्तों डिफेंडेंट कौन होता है, ये वो आदमी होता है जिसके अगेंस्ट फाइल को शूट किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ट्रिब्यूनल का काम है वो समन देगा डिफेंडेंट को कि वो अपना काउज को 30 दिन के अंतर्गत के रखो, एज टू वाई द रिलीफ पेड फॉर शुड नॉट बी ग्रांटेड। हाँ, आखिर क्यों उसका जो रिलीफ है जो कि वो प्रे कर रहा है वो ग्रांट नहीं किया जाए। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, जब भी एप्लीकेशन DRT रिसीव करती है बैंक से, तो वो समन को इशू करती है। किसे इशू करती है, तो डिफेंडेंट को इशू कर देती है, ठीक है। और उसे क्या करना होता है, उसे काउज शो करना पड़ता है कितने पीरियड तक। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि 30 दिन का पीरियड होता है, यानी कि 1 मंथ। सो विद इन 1 मंथ उसे अपना फाइल उसे अपना क्या करना पड़ेगा, अपना काउस को शो करना पड़ेगा। और दोस्तों एक ट्रिब्यूनल के पास एक और पावर है कि वो इंटरिम ऑर्डर भी पेश कर सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है, टू डिबार हिम फ्रॉम ट्रांसफरिंग, एलिनेटिंग, अदरवाइज डीलिंग विद द और डिस्पोजिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी एसेट बिलोंगिंग टू हिम विदाउट द परमिशन ऑफ ट्रिब्यूनल। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए पर्सन पी है, उसके खिलाफ जो है बैंक ने फाइल शूट किया है, तो हमारा ट्रिब्यूनल के पास ये भी पावर है कि जो भी उसके पास प्रॉपर्टी है वो उसे सीज कर सकती है, यानी कि उसके कहने के बिना वो ना तो बेच सकता है ना तो वो खरीद सकता है, ठीक है, बिना ट्रिब्यूनल के परमिशन के बिना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्डर कैन बी पास बाय DRT एज एन इंटरिम ऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑर्डर DRT इंटरिम ऑर्डर के रूप में पास कर सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो अभी हम लोग ने देखा है कि वो उसे डिबार कर सकती है दोस्तों, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से, प्रॉपर्टी को अल्टरनेट करने से, प्रॉपर्टी को डिस्पोज या डील करने से। तो इन तीनों के तीनों चीज़ों को जो हमारे ट्रिब्यूनल है वो डिबार कर सकते हैं, और ये हमारा इंटरिम ऑर्डर पास करती है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एन इंटरिम ऑर्डर पास बाय DRT डिवेरिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम डीलिंग विद हिज प्रॉपर्टी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। अब दोस्तों इंटरिम ऑर्डर किस फॉर्म में हो सकता है, इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों किसी भी रूप में हो सकता है, या तो इंजंक्शन ऑर्डर होगा, या तो स्टे ऑर्डर होगा, या अटैचमेंट ऑर्डर होगा, या कोई भी होगा। अब दोस्तों जब भी एप्लीकेंट चाहते हैं कि जो डिफेंडेंट का प्रॉपर्टी है वो अटैच किया जाए, ही इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अटैच। अब देखिए अब वो कौन सा प्रॉपर्टी को अटैच करना है उसे वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है वो भी उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अ बैंक वांट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ डिफेंडेंट शुड बी अटैच, विच वन इज नॉट करेक्ट। मान लीजिए कोई बैंक है, वो चाह रही है कि किसी का प्रॉपर्टी, किसी डिफेंडेंट का प्रॉपर्टी को हम अटैच करें, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, पहला कह रहा है कि बैंक हैज़ टू स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी, बैंक को प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि बैंक को एक प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा ऑनरशिप का, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि बैंक हैज़ टू प्रोवाइड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट द। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा,
बैंक को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उस प्रॉपर्टी का वैल्यू भी एडवाइस करना पड़ेगा। और ट्रिब्यूनल को क्या करना होगा, एक कॉपी सेट करना होगा एवरी ऑर्डर पास बाई टू द एप्लीकेंट एंड डिफेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेंट यहाँ कौन है, बैंक है, डिफेंडेंट कौन है, जिसने लोन लिया है, जिसने अभी तक चुकाया नहीं है। तो ट्रिब्यूनल को क्या करना है, एक कॉपी भेजेगा किसे, बैंक को भेजेगा, और एक कॉपी हमारा जो कि एप्लीकेंट है, और एक कॉपी हमारा भेजेगा डिफेंडेंट को जिसने लोन लेकर चुकाया नहीं है। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ एन ऑर्डर इज पास बाय द DRT कवरिंग द प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू अदर DRT ऑल्सो, द DRT विल सेंड कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर टू। तो यह अभी हम लोग ने देख लिया, तो जिस भी DRT के बाद जुरिडिक्शन है, ठीक है, तो वो DRT को एक्शन मिलेगा। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने बात किया डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल का। अब उसकी हायर अथॉरिटी कौन है दोस्तों, DRT ही तो है, यानी डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब जरा देखते हैं कि DRT में अपील कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी पर्सन, देखिए मान लीजिए DRT ने कोई डिसीजन दिया और कोई पर्सन उसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो अपील करेगा, किसे, DRT में जाके अपील करेगा। अब क्वेश्चन आपके सामने है, द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ DRT कैन बी मेड बाय एनी पार्टी टू, यानी DRT के अगेंस्ट जो अपील किया जाएगा कोई भी पार्टी कहाँ करेगी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका DRT में करेगी, यानी डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल में करेगी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों, अब अपील कैसे किया जाता है, आइए जरा देखते हैं। तो अपील इज रिक्वायर्ड टू फिल विद इन 45 डेज। ध्यान दीजिएगा, वहाँ 30 डेज था, यहाँ पे 45 डेज है। ठीक है, तो जब भी ऑर्डर का कॉपी रिसीव होगा उसके 45 दिन के अंदर अपील को फाइल करना है। ठीक है, और जब भी अपील को फाइल करना है तो DRT एक्ट का सेक्शन 21 लागू होगा। इसमें क्या कहा गया है, 50% ऑफ द अमाउंट मैक्सिमम सोन एज ड्यू इन द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी डिपोजिटेड बाय द एप्लीकेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एप्लीकेंट को 50% ड्यू अमाउंट का पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा DRT के पास। ठीक है, तो दो चीज़ करना है, एक तो फॉर्म होगा और साथ साथ फी, दो चीज़ को जमा करना है। और यदि मान लीजिए 45 दिन के बाद अपील यदि फाइन किया गया है, ठीक है, तो एपीलेट ट्रिब्यूनल उस 45 दिन के बाद वाले फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये उस पर कोई बाइंडिंग नहीं है, वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द पीरियड फॉर मेकिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ DRT टू DRT एक्ट। मान लीजिए DRT ने आज अपना ऑर्डर दिया, अब आज से कितना दिन तक आप DRT में जाके अपील को फाइल कर सकते हैं, उसका पीरियड कितना है, उसकी अवधि कितनी है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा ये 45 डेज है। सो करेक्ट आंसर है फ्रॉम 45 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ। ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ ऑर्डर नहीं, जिस दिन ऑर्डर का रिसिप्ट आपको मिला है उस दिन से, दोनों में अंतर है। मान लीजिए आज DRT ने ऑर्डर दिया, लेकिन आपको जो रिसिप्ट आया उस ऑर्डर का वो 10 दिन बाद आया, तो 10 दिन बाद से 45 दिन शुरू होता है, जिसके अंतर्गत आप DRT में जाके अपना अपील कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब क्वेश्चन आपके सामने है, यदि बॉरोवर चाह रहा है कि वो DRT के अगेंस्ट DRT में जाके अपील करे तो उसे कितना % डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो और जिसे DRT कितना तक रिड्यूस कर सकती है, तो देखिए दोस्तों, उसे 50%, उसे 75% जो है डिपॉजिट करना पड़ेगा, लेकिन जिसे DRT चाहे तो उसे 0 तक कर सकती है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जो भी अपील फाइल किया जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर, ठीक है, शैल बी डील्ड विद इन वो एक्सपेडिटली। आप समझते हैं एक्सपेडिटली का मतलब, एक्सपेडिटियस का मतलब होता है फास्ट। तो जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट DRT अपना डिसीजन देगी। ठीक है, एंड अपील डिस्पोज ऑफ विद इन द 6 मंथ। हाँ, 6 महीना के अंदर तो अपील को डिस्पोज करना ही है। तो मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग विच DRT एक्सपेक्टेड टू डिस्पोज एप्लीकेशन, ये कितना है दोस्तों, 6 मंथ, 180 डेज। द मैक्सिमम पीरियड ड्यूरिंग DRT, तो DRT के लिए कितना है दोस्तों, ये भी 6 मंथ है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट फॉर फर्दर अपील अगेंस्ट द। हाँ, अब मान लीजिए कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया, अब आप उसके अगेंस्ट कहीं जा नहीं सकते, कोई एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, लेकिन जो रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, एक्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत, और जो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, और स्पेशली पिटिशन है, ये सब बाढ़ नहीं है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो DRT के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं, तो रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, इफ द बोरोवर और अ बैंक इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिग्री ऑफ DRT ही कैन फाइल विथ। तो ही कैन फाइल विथ दोस्तों, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है अपील करने का, लेकिन हाई कोर्ट में वो आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जा सकते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जुरिस्डिक्शन ऑफ DRT इज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस ऑफ द बैंक, यानी DRT का जो जुरिस्डिक्शन एरिया है वो जो बैंक का हेड ऑफिस है उसके रिस्पेक्ट में है। दूसरा, इफ एनी केस इज ऑलरेडी फाइल्ड विद द सिविल कोर्ट एंड इज ट्रांसफर टू DRT, फ्रेश को फी इज रिक्वायर्ड टू फी। मान लीजिए कि कोई भी केस है जो कि ऑलरेडी फाइल हुआ है सिविल कोर्ट में और उसे हम लोग DRT में ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या फ्रेश कोर्ट फी हमें पे करना पड़ेगा। तो तीसरा ऑप्शन कर रहा है, काउंटर क्लेम बिफोर द DRT हैज द सेम इफेक्ट एज अ प्लेंट इन द क्रॉस सूट।
और लास्ट ऑप्शन कर रहा है DRT कैन नॉट पास इंटरिम ऑर्डर लाइक अटैचमेंट और इंजेक्शन और स्टे। तो दोस्तों ये तो कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी केवल करेक्ट है, ठीक है, कि कौन DRT इंटरिम ऑर्डर पास कर सकते हैं। यदि केस हमारा सिविल कोर्ट से DRT में जाएगा तो कोई फ्रेश कॉपी देना ही नहीं, कोई कोर्ट फी तो ही है ही नहीं, ठीक है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट सी करेक्ट है। अब दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा रिकवरी ऑफ डेब्ट डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल एंड मिसलेनियस प्रोविजन। और ये जरा दोस्तों क्या क्या मोड है डेब्ट रिकवरी का। तो यदि मान लीजिए रिकवरी सर्टिफिकेट का कॉपी रिसीव हुआ जो कि सेक्शन 19 सब सेक्शन 22 के अंतर्गत दिया गया है, तो जो रिकवरी ऑफिसर होंगे उनको अमाउंट रिकवर करने के लिए कोई मेथड को अडेप्ट करना पड़ेगा। क्या क्या मोड है वो देखते हैं। तो पहला क्या है कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो भी अचल संपत्ति है, उसको या तो आप अटैच करवा लीजिए या उसे आप बेच दीजिए, ठीक है, किसका, डिफेंडेंट का। उसके बाद आप उसे अरेस्ट भी करवा सकते हैं, डिफेंडेंट को अरेस्ट भी करा सकते हैं और उसको प्रिजन में डिटेंशन भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक रिसीवर को अपॉइंट कर सकते हैं कि वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज करे। तो ये 3 काम हमारे रिकवरी ऑफिसर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके सामने है, फॉर द रिकवरी ऑफ डेब्ट द रिकवरी ऑफिसर ऑफ DRT विच वन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला, अटैच द मूवेबल एसेट बिल्कुल सही है, सेल द मूवेबल एसेट बिल्कुल सही है, कैन नॉट अटैच सेल मूवेबल ये बिल्कुल गलत है, कैन अपॉइंट रिसीवर। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि इस PDF में क्वेश्चन कंसेप्ट इस प्रकार से सभी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। और बुक में केवल इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दोस्तों आप शुरू से पहला लेसन से लेकर अंतिम तक यदि देखेंगे, NRAB आपका निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा। बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, PDF लीजिए, PDF से रिवाइज कीजिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वैलिडिटी ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ। अब ये जो रिकवरी सर्टिफिकेट है उसकी क्या वैलिडिटी है। तो डिफेंडेंट को डिवाइड किया गया है कि कोई भी डिस्प्यूट रेज करेगा रिकवरी ऑफिसर के अबाउट, ठीक है, यानी कोई डिफेंडेंट कोई भी इशू रेज नहीं कर सकता रिकवरी ऑफिसर को। रिकवरी ऑफिसर को इंटेंट भी नहीं करेगा कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रिब्यूनल का जिसने रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया है, ध्यान दीजिएगा, रिकवरी सर्टिफिकेट कौन इशू करता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इशू करता है, ठीक है। तो वो चाहे तो सर्टिफिकेट को विड्रॉ भी कर सकता है, या कोई क्लियरिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक है तो उसे वो करेक्ट भी कर सकता है। अब क्वेश्चन आपके सामने है, इफ इन एन अपील द अमाउंट ऑफ रिकवरी इज अमेंडेड बाय द चेयरपर्सन ऑफ DRT, व्हाट हैपेंड टू द रिकवरी सर्टिफिकेट ऑलरेडी बाउंड बाय द DSO DRT। ऑब्वियस सी बात है, तो रिकवरी सर्टिफिकेट जो है अमेंड किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। अदर मोड ऑफ रिकवरी क्या है दोस्तों, इन एडिशन टू द मोड ऑफ रिकवरी, देखिए ऊपर जो मोड ऑफ रिकवरी दिया गया है उसके अलावा पावर दिया गया है टैक्स रिवेन्यू ऑफिसर को सेक्शन 226 ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। द पावर आर ऑल्सो सिमिलर टू पासिंग ऑफ गार्निसी ऑर्डर ऑन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्ट। तो दोस्तों गार्निसी ऑर्डर आप लोग जानते होंगे, अटैचमेंट ऑर्डर, गार्निसी ऑर्डर हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो रिकवरी, अब क्वेश्चन है, टू रिकवरी द अमाउंट फ्रॉम द बॉरोवर द रिकवरी ऑर्डर ऑफ DRT हैज़ द पावर सिमिलर टू। तो दोस्तों ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इस प्रकार से DRT से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। और यदि PDF की रिक्वायरमेंट है तो नीचे मुझे WhatsApp पे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।